हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी बीएड एंट्रेंस 2016 में पूछे गए विज्ञान वर्ग के प्रश्नों को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, अभी भी उसे लागत मूल्य पर 17% का लाभ होता है। यदि वह अंकित मूल्य पर बेचता है तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका हल। कह रहा है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का छूट देने पर भी उसे लागत मूल्य पर 17% का लाभ होता है। तो अंकित मूल्य पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम मान लेंगे कि वस्तु का क्रय मूल्य जो है 100 रुपया है। माना वस्तु का क्रय मूल्य जो है 100 रुपया, तो आपका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा, क्योंकि 17% का लाभ हो रहा है ना। और अब जो है मान लेंगे कि अंकित मूल्य जो है, अंकित मूल्य बराबर 1 रुपया, तो छूट के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, छूट के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर, तो आपका कितना हो जाएगा, यक्स का 100 माइनस 10%, यानी कि आपका हो जाएगा यक्स का 90%। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, कह रहा है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने पर भी उसे 17% का लाभ होता है। तो अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यक्स का 90%। और प्रश्नानुसार जो है यक्स का 90% जो है किसके बराबर हो जाएगा, 117 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 10% जब छूट दे रहा है तभी तो उसको 17% का लाभ हो रहा है। तो यक्स का 90% बराबर 117 हो जाएगा। तो यक्स बराबर आपका हो जाएगा 117 इंटू 100 और बटा में 90। जब प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 का गुणा होता है, यहाँ से कट जाएगा, 9 से कट करेंगे इसको तो ये 13 बार में डिवाइड हो जाएगा, 13 का 10 में गुणा होगा तो 130। यानी कि अब देखिए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो रहा है, 130 रुपया, और क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया। तो लाभ कितने का हो रहा है, 30 रुपये का लाभ हो रहा है। तो आपका लाभ प्रतिशत बराबर कितना लाभ हुआ, 30 रुपये का लाभ हुआ, और बटा में आपका 100 हो जाएगा और इंटू 100, तो ये 100 से 100 कट जाएगा, आपका आ जाएगा 30% लाभ। यानी कि आपका जो है ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। एक व्यक्ति को रुपये 160 के 90 बाल पेन बेचकर 20% की हानि हुई, तो रुपये 96 के कितने बाल पेन बेचे जाएं कि 20% का लाभ हो। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका हल। प्रश्न में दिया है कि 160 रुपये का 90 बाल पेन बेचने पर 20% की हानि होती है। तो कह रहा है कि 96 रुपये का कितना बाल पेन बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जब लाभ होता है तो अधिक वाला ऊपर होता है और कम वाला नीचे होगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 160 बटा में 96 इंटू, तो लाभ हो रहा है यानी कि 100 रुपये की वस्तु 120 में जब बेचेगा तभी तो 20% का लाभ होगा। तो यानी कि 120 ऊपर हो जाएगा, और हानि जब 20% का हो रहा है तो 100 रुपये की वस्तु 80 रुपये में बेचेगा, तो 80 आपका नीचे हो जाएगा और बराबर हो जाएगा आपका 90 और बटा में प्रश्नात्मक चिन्ह की जगह पर मान लो यक्स। तो ये 90 बटा में यक्स इसलिए लिखे हैं क्योंकि लाभ कब होगा, लाभ तभी होगा जब यहाँ पर जो है वो पेन जो है कम बेचेगा। तो कम बेचेगा यानी कि तब अधिक वाला आपका ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए कट कीजिए,
0 से 0 कट जाएगा और 12 से इसको काट देते हैं, 12 8 है 96 और 8 से इसको काटेंगे तो 8 दूना के 16, ये 20 हो जाएगा आपका। और तो ये देखिए यक्स बराबर आपका हो जाएगा 90 इंटू 8 और बटा में आपका हो जाएगा 20। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 9 8 72 हो जाएगा, 72 बटा में 2, यानी कि जब 2 का भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 36। तो इसका मतलब है कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि वार्षिक रूप में संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो उसी दर से वह स्वयं की 8 गुनी कितने समय में होगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका हल। तो दोस्तों इधर आपका हो जाएगा ये गुना और इधर आपका हो जाएगा वर्ष। कह रहा है कि कोई राशि जो है 4 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, तो वह 8 गुना कितने वर्षों में होगी। 8 गुना जो है कितने वर्षों में होगी। तो हम इसको देखिए 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 पर घात 3 के रूप में लिख सकते हैं। तो 2 पर घात 3 का मतलब क्या होगा, 8 होगा। तो बस देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, बस यहाँ से इसका 4 का गुणा कर देंगे 3 में, बस आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 4 इंटू 3 यानी कि 12 वर्ष। 12 वर्ष में जो है वह राशि 8 गुना हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 इसमें दिया है कि log 8 बेस 10 प्लस 2 log 2 बेस 10 माइनस log 32 बेस 10 प्लस log 5 बेस 10 का मान है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका हल। दिया है क्वेश्चन में कि log 8 बेस 10 प्लस 2 log 2 बेस 10 माइनस log 32 बेस 10 प्लस log 5 बेस 10 का मान क्या होगा। तो दोस्तों देखिए log 8 को हम लिख सकते हैं कि 2 पर घात 3 और ये हो जाएगा आपका बेस 10 प्लस 2 log 2 बेस 10 माइनस 32 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पर घात 5, यानी कि आपका हो जाएगा log 2 पर घात 5 हो जाएगा और बेस आपका हो जाएगा 10 और प्लस ये आपका log 5 को हम लिख सकते हैं कि 5 इंटू 2 और अपान 2, यानी कि 2 का गुणा कर दिए 2 का भाग दे दिए, तो फर्क नहीं पड़ेगा मान पे। तो अब ध्यान दीजिए log 10 log, अब इसको हम देखिए कि 2 पर घात 3 को क्या लिख सकते हैं कि 3 log 2 बेस 10 और प्लस हो जाएगा आपका 2 log 2 बेस 10 माइनस, अब देखिए यहाँ पर घात 5 है तो ये आपका हो जाएगा 5 log 2 बेस 10 हो जाएगा और इधर आपका हो जाएगा प्लस log 10 बटा में 2 और बेस 10 हो जाएगा। तो आगे देखिए 3 log 2 बेस 10 और प्लस 2 log 2 बेस 10, तो ये 3 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 5 log 2 और बेस 10 और माइनस इधर आपका देखिए ये क्या है 5 log 2 बेस 10 और प्लस
अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे चीज़ को हम लिख सकते हैं कि log 10 बेस 10 और माइनस log हो जाएगा 2 और बेस 10। तो देखिए ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और log 10 बेस 10 इसका मान आपका होता है 1। तो इस वाले जगह पर पूरा हम क्या लिख देंगे, log 10 बेस 10 की जगह पर 1 जब रखेंगे तो हो जाएगा हमारा 1, और ये देखिए यहाँ से माइनस है तो 1 माइनस log 2 और आपका हो जाएगा ये बेस 10। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, 1 माइनस log 2 बेस 10। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। साइन 53 अंश बटा में काट 37 अंश प्लस काट 65 अंश बटा में tan 25 अंश का मान होगा। तो चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन 53 अंश बटा में देखिए काश 37 अंश को हम लिख सकते हैं कि काश 90 माइनस थीटा। तो काश 90 माइनस 53 अंश, तो ये आपका हो जाएगा काश 37 अंश ना, और प्लस हो जाएगा आपका काट 65 अंश बटा में tan 25 को हम लिख सकते हैं कि tan 90 माइनस थीटा। तो tan आपका हो जाएगा 90 माइनस 65। तो अब अभी ध्यान दीजिए दोस्तों, ये साइन 53 अंश तो काश 90 माइनस थीटा, काश 90 माइनस थीटा आपका होता है साइन थीटा। तो ये हो जाएगा आपका साइन 53 अंश प्लस काट 65 अंश बटा में tan 90 माइनस थीटा आपका हो जाता है काट थीटा। तो काट 65 अंश हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से एक कटेगा तो एक बचेगा और ये कटेगा तो एक बचेगा, यानी कि 1 + 1 आपको कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। एक प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से दो नावों के पश्चिम की ओर अवनमन कोण क्रमशः 45 अंश तथा 30 अंश हैं। यदि वे दोनों नाव परस्पर 5 मीटर की दूरी पर हों तो उस प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई कितनी होगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका हल। क्वेश्चन में दिया है कि एक प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से दो नावों के पश्चिम की ओर अवनमन कोण क्रमशः 45 तथा 30 अंश है। तो देखिए ये प्रकाश स्तंभ है आपका, और यहाँ से दो नाव, ये फर्स्ट वाली नाव है और ये आपका दूसरी नाव है। तो दोनों नाव पश्चिम की ओर जो है नावों के अवनमन कोण जो है क्रमशः जो है 45 अंश और 30 अंश हैं। यदि दोनों नाव जो है परस्पर 5 मीटर की दूरी पर, तो देखिए यहाँ से ये दूरी जो है दोनों के बीच की दूरी में है 5 किलोमीटर की दूरी है। तो उस प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई कितनी होगी। तो ऊंचाई मान लीजिए कि यक्स होगा, एच होगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए त्रिभुज ए बी सी में tan 45 अंश बराबर क्या हो जाएगा, tan 45 अंश बराबर आपका हो जाएगा ए बी बटा में बी सी, यानी कि लंब बटा में आधार। तो लंब बटा में आधार tan 45 अंश का मान 1 होता है। तो 1 कब होगा, जब ए बी और बी सी दोनों बराबर होंगे और दोनों का मान सेम होगा, तभी तो भाग देंगे तो 1 आएगा, और tan 45 अंश का मान 1 होता है। तो यानी कि ए बी बराबर बी सी और बराबर आपका एच हो जाएगा। अब आइए इधर त्रिभुज ए बी डी, बड़े वाले त्रिभुज में देखिए
तो tan 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा आपका ए बी बटा में बी डी। तो देखिए ए बी का मान क्या है एच है और बी डी का मान आपका कितना हो जाएगा 5 और प्लस जो है एच हो जाएगा, क्योंकि ए बी और बी सी की जो ऊंचाई है वो दोनों बराबर है। तो आपका हो जाएगा tan 30 अंश बराबर ए बी बटा में बी डी बराबर एच अपान एच प्लस 5। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए अब यहाँ से tan 30 अंश का मान कितना होता है 1/√3 होता है और बराबर हो जाएगा आपका ये एच अपान एच प्लस 5। तो आगे जब बढ़ेंगे तो देखिए एच का जब एच प्लस 5 का जब तिर्यक गुणा होगा तो एच प्लस 5 हो जाएगा और √3 का इस √3 का इसमें गुणा होगा तो √3 एच हो जाएगा। यहाँ तक तो हो गया आपका क्लियर। अब देखिए 5 को जो है एच को जो हम दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो 5 बराबर आपका हो जाएगा √3h और एच जो है उधर जाएगा तो -h हो जाएगा। तो 5 बराबर यहाँ से आप एच कामन लेंगे तो देखिए एच कामन लेंगे तो यहाँ से बचेगा कितना √3 और -1 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा फिर एच इक्वल टू हो जाएगा तो √3 - 1 है ये यहाँ पर देखिए √3 - 1। तो जब ये उधर जाएगा दूसरे पक्ष में तो भागा में हो जाएगा, यानी कि 5 बटा में √3 - 1। अब इसका परिमेयीकरण कर देंगे तो √3 - 1 है तो √3 + 1 का दोनों पक्ष में ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 5 का √3 + 1 में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 5 + 5 √3। तो जब 5 को हम कॉमन ले लेंगे तो आपका हो जाएगा 5 √3 + 1 हो जाएगा। और जब √3 - 1 इंटू √3 + 1 जब इसको आप हल करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 2। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है 5/2 इंटू √3 + 1 ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। बिंदु 7, 3 और 4 -1 के बीच की दूरी क्या होगी। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। दिया है कि बिंदु 7 और 3 और 4 और -1 के बीच की दूरी पूछ रहा है। देखिए दोस्तों ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 y1 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा x2 y2। तो अभीष्ट दूरी बराबर होता है आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर और -y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो आपका x2 देखिए कितना है 4 है तो हो जाएगा 4 माइनस x1 कितना है 7 का स्क्वायर माइनस y2 आपका कितना है -1 है और y1 देखिए कितना है y1 3 है तो -3 इसका स्क्वायर यह है √। तो देखिए -7 में से 4 जाएगा तो 3 हो जाएगा, -3 होगा तो -3 का जब स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 9 और प्लस -1 और -3 मिलके -4 हो जाएगा और जब वर्क करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो √, आपका आ जाएगा 25 और जब करड़ी हटेगी तो आपका आ जाएगा 5 इकाई। तो दोस्तों इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है 5 इकाई करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। 2 अंकों की संख्याओं के अंकों का योग 12 है
यदि संख्या के अंकों को उलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है। मूल संख्या क्या है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम देखते हैं, कह रहा है कि संख्या के अंकों का योग 12 है। तो देखते हैं किसमें किन कौन कौन से विकल्प में जो है अंकों का योग 12 होता है। तो फर्स्ट वाला में देखिए 9 और 5 14, यानी कि ये आपका नहीं है। 8 2 10 ये भी नहीं है। 7 2 9 ये भी नहीं है। 8 और 4 12, यानी कि देखिए ये आपका विकल्प नंबर डी जो है आपका करेक्ट होगा, क्योंकि अंकों का योग देखिए 84, 8 और 4 क्या है 12 हो जाएगा। कह रहा है कि यदि संख्या के अंकों को उलट दिया जाए, अंकों को जब उलट देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। और जब उलट देते हैं तो नई संख्या जो है मूल संख्या से 36 कम हो जाती है। तो ध्यान दीजिए, देखिए मूल संख्या आपका 84 है और पलट देने के बाद 48 आ रहा है। तो माइनस करके देखें कितना कम है, 36 कम है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो 14 में से 8 घट जाएगा तो 6 हो जाएगा, और यहाँ से आपका बचेगा 7, 7 में से 4 घटेगा 3। देखिए 36 आया ना, यानी कि इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। निम्न चित्र में यदि कोण बी ए डी 120 अंश हो तो कोण बी सी डी का मान होगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों चित्र को। इसमें देखिए ए बी सी डी जो है, ए बी सी डी जो है ये आपका एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो अब इसमें से ध्यान दीजिए, कोण बी ए सी ये वाला कोण और प्लस कोण बी सी डी ये वाला कोण जो है मिलकर के कितना होगा 180 अंश होगा। और देखिए कोण बी ए सी का मान दिया हुआ है 120 अंश, प्लस कोण बी सी डी बराबर 180 अंश। हमें इसका मान निकालना है। तो कोण बी सी डी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 120, तो आपका हो जाएगा 60 अंश। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम पद एक सार्वनुपात -2/3 तथा अंतिम पदों तक का योगफल 55/81 हो तो उसमें कुल कितने पद हैं? तो दोस्तों इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, कुल 5 पद होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। किसी वितरण की वर्गीकृत आवृत्ति सारणी निम्न प्रकार है। वर्ग अंतराल दिया हुआ है, आवृत्ति दी हुई है, और इसकी माध्यिका क्या होगा ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है 53/6 जो है करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। दो संख्याओं का योग 32 तथा गुणनफल 252 है, इन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका हल। क्वेश्चन में दिया है कि दो संख्याओं का योग जो है 32 है, तो मान ले रहे हैं संख्या ए है और दूसरी बी है। तो ए प्लस बी कितना है 32 है, और उन्हीं दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि ए इंटू बी जो है कितना है 252। तो आपका दोनों संख्याओं का अंतर जो है बताना है। तो यानी कि ए माइनस बी बराबर आपका होता है अंडरवुड ए प्लस बी का होल स्क्वायर और -4ab। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी कितना है 32 है, तो यानी कि 32 का स्क्वायर और -4 इंटू ए इंटू बी आपका है 252, ये आपका अंडरवुड हो जाएगा। 32 का जब वर्ग करेंगे तो आपका आ जाएगा 1024 और
जब 4 का गुणा 252 में करेंगे तो 1008 आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा अंडर रूट में। जब 1024 से 1008 माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा अंडर रूट 16, और जब करड़ी हटेगी तो आपका आ जाएगा मान 4, यानी कि a माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आपका जो है इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। यदि ए व बी दो ऐसी घटनाएं हों कि पी ए यूनियन बी इक्वल टू 5/6, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/3 तथा पी बी डॉट इक्वल टू 1/3, तब पी ए का मान क्या होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका हल। दिया है कि पी ए यूनियन बी इक्वल टू 5/6, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/3 और पी बी डॉट इक्वल टू जो है 1/3। तो पी ए का मान बताना है। तो पी बी डॉट इक्वल टू 1/3 दिया है, तो सबसे पहले तो पी बी बराबर आपका हो जाएगा 1 माइनस पी बी डॉट, यानी कि 1 माइनस 1/3। तो 3 का गुणा 1 में होगा 3 हो जाएगा, -1 करेंगे तो 2/3। तो आपको पी ए का मान क्या करना है, पी ए इक्वल टू हो जाएगा पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी और माइनस जो है आपका पी बी। तो चलिए इनका मान रखते हैं। पी ए यूनियन बी के जगह पर 5/6 रखेंगे, प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी के जगह पर 1/3 और माइनस पी बी के जगह पर रखेंगे 2/3। तो एलसीएम 6 हो जाएगा। 6 का भाग देंगे 6 में एक बार, 1 का गुणा करेंगे 5 में तो 5 हो जाएगा। 3 का भाग देंगे 6 में 2 बार, 2 का गुणा 1 में तो +2 हो जाएगा। और 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 का गुणा 2 में तो ये हो जाएगा आपका 4। तो 5 और 2 7 हो जाएगा। 7 में से 4 माइनस होगा तो आपका हो जाएगा 3/6। 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 एकम 3, 3 गुना के 6, यानी कि आपका आ जाएगा आंसर 1/2। कि इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है 1/2 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके कर्ण की लंबाई है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका हल। सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर a सेंटीमीटर है, तो आपका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2a² होता है। और चूँकि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये 1/2a² = 200 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका a² हो जाएगा, 2 इधर भाग में है, उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 400 हो जाएगा। तो a आपका हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, क्योंकि जब वर्ग हटेगा तो ये 400 आपका अंडर रूट में आ जाएगा। तो अंडर रूट जो है 400 जो है 20 का वर्ग होता है, तो 20 आपका बाहर निकल आएगा। तो a 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब कह रहा है कि कर्ण की लंबाई कितनी होगी, तो कर्ण की लंबाई बराबर आपका हो जाएगा √a² प्लस a², यानी कि a का मान 20 है तो 400 हो जाएगा और प्लस 400 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका अंडर रूट, या हम इसको लिख सकते हैं 2 × 400, क्योंकि 4 और 400 800 होगा, और 2 × 400 आपका 800 हो जाएगा। अब देखिए ये जब बाहर निकलेगा तो
20 का वर्ग होता है 400, तो 20 बाहर निकल आएगा, √2 सेंटीमीटर, यानी कि ये आपका हो जाएगा कर्ण की लंबाई। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। एक खोखले बेलन की लंबाई 11 सेंटीमीटर, भीतरी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर तथा मोटाई 2 सेंटीमीटर है। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? तो चलिए देखते हैं। तो आपका जो है वाह्य त्रिज्या r = हो जाएगा कैपिटल R = हो जाएगा आपका 4 + 2 यानी कि 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपका वाह्य त्रिज्या हो जाएगा। और आपका भीतरी त्रिज्या जो है = आपका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई h = आपका हो जाएगा, दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर हो जाएगा आपका 2 पाई कैपिटल R प्लस R इंटू H प्लस R माइनस R। तो देखिए 2 पाई हो जाएगा आपका, कैपिटल R का मान है 6 और स्मॉल का R का मान है 4, H का मान है 11 और प्लस आपका हो जाएगा 6 और माइनस 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2 पाई इंटू 10 इंटू हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ से 6 और 11 और 6 17 हो जाएगा और 17 में से 4 माइनस हो जाएगा तो 13 हो जाएगा। तो आपका लास्ट में आ जाएगा 10 × 130 हो जाएगा। 10 में 13 का जब गुणा होगा तो 130 और 2 का गुणा हो जाएगा तो 260 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है 260 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो है आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। यदि समीकरण x² - 6nx + 5 = 0 का एक मूल 5 है तो दूसरा मूल तथा n क्रमशः होंगे। तो चलिए देखते हैं। आपको समीकरण दिया हुआ है कि x² - 6nx + 5 = 0, इसका एक मूल दिया हुआ है 5, तो दूसरा मूल ज्ञात करना है और n का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों। तो मान लेंगे हम कि दूसरा मूल क्या है, बीटा है। तो मूलों का गुणनफल आपका होता है गुणनफल बराबर 5 इंटू बीटा, यानी कि फर्स्ट आपका एक मूल दिया हुआ है और दूसरा मान है कि बीटा है। तो आपका ये कितना हो जाएगा, मूलों का गुणनफल होता है आपका c/a। तो देखिए c का मान कितना है, 5 है और a जो है x² का जो गुणांक होता है तो 1 हो जाएगा यहाँ से। तो आपका बीटा = हो जाएगा, ये 5 इधर गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यानी कि 5/5 यानी कि बीटा = आपका मान आ जाएगा 1। तो अब देखिए मूलों का योग क्या होगा, मूलों का योग हो जाएगा आपका
5 प्लस बीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा, मूलों का योग आपका होता है -b/a। तो -b तो देखिए यक्स का गुणांक क्या है, 6n है, तो -6n और बटा में यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, अब देखिए यहाँ से आपका हो जाएगा बीटा का मान जो है हम निकाले हैं कि 1 होगा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 5 + 1 बराबर, देखिए माइनस का गुणा हो जाएगा तो ये 6n हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 6n = 6, तो n = आपका हो जाएगा 6/6, यानी कि 1 हो जाएगा। तो मूलों का गुणनफल आपका बीटा = आ गया 1 और n का मान भी आ गया आपका 1। इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। मूलों का दूसरा मूल और n का मान हमें ज्ञात करना था, तो दूसरा मूल आपका आया 1 और n का मान भी आया 1। इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। त्रिभुज DEF के कोण DE व F क्रमशः 60 अंश, 40 अंश व 80 अंश हैं। यदि त्रिभुज DEF का अंतःवृत्त ABC हो तो कोण ABC का मान क्या होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। ध्यान दीजिए, इस त्रिभुज DAC में, त्रिभुज DAC में आपका ये AD = DC हो जाएगा, AD = DC, क्योंकि वृत्त के वाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, देखिए ये वृत्त का वाह्य बिंदु है, से खींची गई स्पर्श रेखा जो है बराबर होती हैं, तो AD बराबर आपका हो जाएगा DC। और जब भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सामने के कोण बराबर होते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं कि कोण DAC बराबर कोण DCA। तो ध्यान दीजिए, देखिए तीनों अंतःखंड वृत्त के तीनों अंतःखंड कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है, यानी कि ये 60 प्लस ये तीनों मिलकर कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। तो आपका हमें इसका मान ज्ञात करना है, इसका और इसका कि कितना होगा। तो देखिए 180 और इसमें से हम -60 कर देंगे, जितना आएगा उसमें हम 2 का भाग दे देंगे, तो पता चल जाएगा कि कितना होगा कोण DAC और DCA। तो 180 में से 60 घटेगा तो 120 हो जाएगा, 120 में जब 2 का भाग देंगे तो 60 हो जाएगा, यानी कि आपका कोण A भी आपका 60 अंश हो जाएगा और कोण C भी आपका 60 अंश हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, अब देखिए कोण DAC बराबर कोण ABC होगा। देखिए कोण DAC, ये वाला कोण DAC बराबर कोण आपका क्या कह रहा है कि ABC ये वाला ये बराबर होगा, क्योंकि एकांतर वृत्तखंड के कोण जो है वो बराबर होते हैं। यानी कि जब हमारा कोण DAC = 60 अंश है तो आपका कोण ABC बराबर भी कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा, क्योंकि एकांतर वृत्तखंड के कोण जो है बराबर होते हैं। तो ये जो है आपका कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर A जो है करेक्ट हो जाएगा, 60 डिग्री, यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। एकांतर वृत्तखंड के कोण है दोनों, तो दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। यदि x = a sec थीटा cos थीटा, y = b sec थीटा sin थीटा तथा z = c tan थीटा हो तो
एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपान सी स्क्वायर का मान किसके बराबर होगा। तो चलिए देखते हैं इसका हल। दिया है कि यदि यक्स इक्वल टू ए सेक थीटा कास थीटा, वाई इक्वल टू आपका दिया है बी सेक थीटा, साइन थीटा, और जेड इक्वल टू आपका दिया है सी टैन थीटा। तो आपको बताना है कि यक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपान सी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा। तो दोस्तों क्रमशः जो है हम यक्स वाई और जेड का मान जो है रख देंगे यहाँ पर। तो यक्स का मान है ए सेक थीटा कास थीटा, तो यक्स स्क्वायर हमें बताना है, तो वर्ग हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा अपान ए स्क्वायर प्लस वाई का मान जब रखेंगे तो स्क्वायर करके तो बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और बटा में आपका हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस जेड के जगह पर रखेंगे सी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, और बटा में आपका हो जाएगा सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा आपका। अब ध्यान दीजिए सेक स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर बचा है। तो यहाँ से हम सेक स्क्वायर थीटा कामन ले लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा जब कामन लेंगे तो आपका बचेगा यहाँ से कास स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस आपका बचेगा टेन स्क्वायर थीटा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए इसका मान होता है 1, तो 1 का जब पूरा करेंगे सेक स्क्वायर थीटा में तो आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ से आपका बचेगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान आपका होता है 1। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। किसी संख्या को 9, 11 और 13 से भाग देने पर क्रमशः 8, 9 और 8 शेष बचते हैं। यदि भाजकों का क्रम पलट दिया जाए तो शेष क्या होंगे। तो दोस्तों इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। दिए गए रैखिक समीकरण निकाय 0.4x प्लस 0.3y बराबर 1.7 और 0.7x माइनस 0.2y बराबर 0.8 का हल है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसका हल। 0.4x को हम लिख सकते हैं कि 4x बटा में 10, तो 10 का जब भाग देंगे तो 0.4x हो जाएगा, और प्लस 0.3y को हम लिख सकते हैं कि 3y बटा में 10 बराबर 1.7 को लिख सकते हैं हम कि 17 बटा में 10, और इधर दिया है कि 0.7x, तो 0.7x को हम क्या लिख सकते हैं 7x बटा में 10 माइनस 0.2y को हम लिख सकते हैं कि 2y और बटा में 10 बराबर 8 बटा में 10। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जब 10 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 10 हो जाएगा, ऊपर गुणा होगा तो ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 3y, और 10 का जब दूसरे पक्ष में जाएगा 10 का गुणा होगा तो 170 हो जाएगा, 10 का भाग देंगे तो ये 17 हो जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो जाएगा।
अब यहाँ से इसको देखिए, जब एलसीएम लेंगे तो 10 होगा, तो हो जाएगा आपका 7x माइनस 2y बराबर आपका हो जाएगा 8। ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब देखिए किस तरह से एडजस्ट करें कि किसी एक का मान जो है ख़त्म हो जाए x या y में से। तो हम y का मान ख़त्म करते हैं, तो इसमें जो है हम 2 का गुणा कर देंगे तो 2 तिया 6y हो जाएगा, और इसमें जब हम 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूना के 6y हो जाएगा। तो चलिए देखिए हल करते हैं इसको। 2 का गुणा करेंगे तो 8x प्लस 2 तिया के 6y बराबर हो जाएगा 17 दूना के 34, और 3 का जब गुणा करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका 21x माइनस 6y बराबर, ये आपका हो जाएगा 8 तिरिके 24। तो जब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे जब हम, तो जोड़ने से ये दोनों कट जाएगा, और इधर आपका हो जाएगा 21 और 8। 21 और 8 कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा ये 29x हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा 4 और 4 8, और 3 और 2 5। तो आपका x इक्वल टू हो जाएगा 58/29, यानी कि x इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो x का मान जो है किसी भी समीकरण में हम रख देंगे, तो जब किसी भी समीकरण में रखेंगे मान, तो y इक्वल टू आपका आ जाएगा 3, यानी कि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 होगा। यानी कि इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। एक ट्रक 12 घंटे में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक दूरी तय करती है। इतने ही समय में ट्रक से 120 किलोमीटर अधिक दूरी तय करने वाली कार की औसत गति क्या होगी? तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, एक ट्रक है जो 12 घंटे में जो है 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। तो ट्रक द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी हो जाएगी? ट्रक द्वारा तय की गई दूरी बराबर हो जाएगा आपका 12 इंटू 70, यानी कि आपका हो जाएगा 840 किलोमीटर। क्योंकि ट्रक जो है 12 घंटा में जो है 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जो है चल रहा है, तो ट्रक द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 12 गुणित 70, यानी कि 840 किलोमीटर उसकी दूरी हो जाएगी। और फिर कह रहा है कि एक कार जो है ट्रक से 120 किलोमीटर दूरी अधिक तय करती है, लेकिन टाइम उतने ही लेती है। तो कार द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगी? कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर 840 और प्लस 120, क्योंकि 120 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय करती है, तो आपका कितना हो जाएगा? 960 किलोमीटर। तब कार की औसत कितनी हो जाएगी? औसत गति, कार की औसत गति बराबर हो जाएगा आपका 960/12, क्योंकि समय तो उतना ही लगाती है, लेकिन 120 किलोमीटर दूरी ज़्यादा तय करती है। तो जब भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, समाकलन tan स्क्वायर x dx बराबर होगा। तो दोस्तों इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है tan x माइनस एक्स प्लस सी जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73,
यदि फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 24x² प्लस के एक्स माइनस 8 एक्स इक्वल टू 2 पर उच्चिष्ट है तो के का मान क्या होगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसका हल। इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। के का मान आपका आएगा 84। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। यदि फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 24x² प्लस के एक्स माइनस 8 एक्स इक्वल टू 2 पर उच्चिष्ट है तो के का मान क्या होगा। तो दोस्तों इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, यानी कि के इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा इसमें। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। श्रेणी 76, 72, 68, 64 डॉट 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 करते हुए आगे गई है श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका हल। आपको श्रेणी दी हुई है 76, 72, 68, 64 और डॉट डॉट करते हुए जो है आगे तक श्रेणी गई हुई है। इसमें आपको बताना है कि इस श्रेणी का कौन सा पद जो है शून्य होगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए यहाँ से ए इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा और डी इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा। देखिए क्रमशः जो है -4 का अंतर है, क्रमशः जो -4 कम होते हुए गई है श्रेणी, यानी कि आपका डी इक्वल टू हो जाएगा -4 और टी एन इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं कि 0 होगा। तो आपका हो जाएगा कि श्रेणी का टी एनवा पद जो है, श्रेणी का टी एनवा पद बराबर हो जाएगा ए प्लस n-1 और इंटू आपका हो जाएगा डी। तो मान जब हम पुट करेंगे यहाँ पर ए का मान आपका है 76 प्लस और डी के जगह पर हम रखेंगे अब n-1 और डी के जगह पर रखेंगे -4। तो देखिए अब जब इसको हल करेंगे तो ये तो हो जाएगा आपका 76 और ये हो जाएगा माइनस का जब गुणा होगा n में तो -4n हो जाएगा और -1 का गुणा जब -4 में होगा तो ये +4 हो जाएगा। तो टी एनवा पद जो है 0 है तो यहाँ 0 इक्वल टू इतना हो जाएगा। तो -4n है, इसको दूसरे पक्ष में जब हम भेजेंगे तो ये +4n हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा आपका 76 + 4 80 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 4n इक्वल टू 80, तो n इक्वल टू आपका हो जाएगा 80/4 कट कर देंगे आपका हो जाएगा 20, यानी कि n इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट ऑप्शन है, 20वां पद जो है श्रेणी का शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। यदि NC10 इक्वल टू NC15 हो तो n का मान क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इसका हल। दिया है कि यदि NC10 इक्वल टू NC15 तो n इक्वल टू आपका कितना होगा। तो दोस्तों हमें पता है कि NCR इक्वल टू होता है NCR-1, यानी कि इससे इसकी तुलना कर देंगे और आपका मान निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ से NC10, तो NC10 को हम क्या लिख सकते हैं, ये तो हो जाएगा आपका NC10 इक्वल टू NC15 को क्या लिखेंगे n-15 लिखेंगे। अब इन दोनों की तुलना करेंगे 10 इक्वल टू n-15 से, तो आपका हो जाएगा n-15 इक्वल टू 10
तो n इक्वल टू आपका हो जाएगा, इधर ये -15 है और जब दूसरे पक्ष में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि जुट जाएगा। तो n इक्वल टू आपका आ जाएगा 25। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। n इक्वल टू आपका मान आ जाएगा 25। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। विद्युत हीटर के दो छोरों के बीच का विभवांतर 60 वोल्ट है, जबकि प्रवाहित धारा का मान 4 एम्पीयर है। यदि विभवांतर का मान बढ़ाकर 120 वोल्ट कर दिया जाए तो विद्युत हीटर से प्रवाहित धारा का मान होगा। तो आइए देखते हैं इसको। आपको दिया है कि विभवांतर V इक्वल टू 60 वोल्ट और विद्युत धारा आपको दिया है, विद्युत धारा इक्वल टू 4 एम्पीयर। तो हम जानते हैं ओम के नियम से R इक्वल टू होता है V/I, जहाँ V इक्वल टू आपका 60 है और I जो है आपका 4 है। तो जब कट करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 15 ओम। फिर दोस्तों कह रहा है कि जब विभवांतर बढ़ा करके 120 वोल्ट कर दिया गया हो तब विद्युत धारा का मान क्या होगा। कह रहा है कि जब विभवांतर बढ़ाकर 120 कर दिया जाए तो विद्युत धारा कितना होगा। तो आपका विद्युत धारा इक्वल टू हो जाता है V/R। तो आपका V कितना है, कह रहा है कि बढ़ा करके 120 कर दिया जाए तो V आपका कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा और R आपका है 15। तो जब डिवाइड करेंगे इसको तो आपका आ जाएगा 8 एम्पीयर। इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। गुरुत्वीय बल पृथ्वी तल से ऊंचाई बढ़ने पर कम हो जाता है। यह पृथ्वी तल के विभिन्न स्थानों पर भी परिवर्तित होता है। इसका मान ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जब जाते हैं तो क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका मान जो है ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाने पर घटता है, यानी कि इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। ध्वनि का अधिकतम वेग होता है, ऑप्शन नंबर ए दिया है निर्वात में होता है, बी वायु में होता है, जल में होता है और डी आपका दिया है इस्पात में होता है। तो दोस्तों ध्वनि का अधिकतम वेग जो है इस्पात में होता है। इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। एक जल से भरे बीकर में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। बर्फ के पिघलने पर बीयर में जल का तल क्या होगा। तो दोस्तों जल का तल जो है नीचे गिर जाएगा। इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। 50 वाट शक्ति के 10 बल्बों को 10 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 30 दिनों में कितने किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। तो चलिए देखते हैं, 30 दिनों में व्यय ऊर्जा बराबर आपका हो जाएगा बल्बों की संख्या गुणते वाट गुणते 10 घंटा प्रतिदिन समय, और आपका समय दिया है 30 दिन, बटा आपका हो जाएगा 1000। 3 जीरो से 1 2 3 जीरो कट जाएगा, 10 का गुणा हो जाएगा 5 में तो 50 हो जाएगा, और 50 का गुणा जब 3 में होगा तो आपका हो जाएगा ये
150। तो ये 150 आपका आएगा किलोवाट। आपका जो है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के प्रतिरोधों से त्रिभुजाकार आकृति बनाई गई। नगण्य आंतरिक प्रतिरोध और 1.5 वोल्ट के सेल को 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के साथ संयोजित किया गया है, तो इस प्रतिरोध से बहने वाली धारा का मान होगा। तो दोस्तों इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, 0.5 एम्पियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। 46 ग्राम सोडियम में परमाणुओं की संख्या होगी। तो चलिए देखते हैं इसका हल। कह रहा है कि 46 ग्राम सोडियम में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। तो परमाणुओं की संख्या बराबर होता है आपका दिया गया द्रव्यमान पटा में मोलर द्रव्यमान और इनटू आपका होता है अवोगाद्रो संख्या। तो आपका द्रव्यमान दिया हुआ है 26, मोलर द्रव्यमान होता है 46 है और अवोगाद्रो संख्या आपका होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो डिवाइड करेंगे 23 से तो ये 2 बार में हो जाएगा। 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 छक्का 12 हो जाएगा और ये 0.044 इंटू आपका हो जाएगा 10⁻23। इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, 12.044 इंटू 10⁻। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। एल्कोहल तथा जल के मिश्रण से एल्कोहल को पृथक करने के लिए प्रयुक्त विधि है। तो दोस्तों एल्कोहल तथा जल के मिश्रण से एल्कोहल को पृथक करने के लिए आसवन विधि का प्रयोग होता है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, आसवन द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। निम्न में से भौतिक परिवर्तन नहीं है। आपको ऑप्शन दिया हुआ है 4। फर्स्ट है मोम का पिघलना, रबड़ का खींचना, भोजन का पचना, गेहूं को पीसना। तो दोस्तों इसमें जो है भोजन का पचना जो है रासायनिक परिवर्तन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका इसमें करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। चांदी की वस्तुएं कुछ समय के पश्चात काली पड़ जाती है क्योंकि 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सिल्वर नाइट्रेट बनता है, सिल्वर ऑक्साइड बनता है, सिल्वर क्लोराइड बनता है और लास्ट ऑप्शन है सिल्वर सल्फाइड बनता है। तो दोस्तों इस जो है चांदी की वस्तुएं जो है कुछ समय के पश्चात काली हो जाती हैं क्योंकि सिल्वर सल्फाइड बनता है। इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, क्योंकि चांदी जो है (2Ag+H2S) ये क्रिया करके जो है Ag2S बनाती है सिल्वर सल्फाइड। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु है मरकरी, ब्रोमीन, सोडियम, क्लोरीन। तो दोस्तों द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु जो है ब्रोमीन होता है।
तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। बीटी बैंगन ट्रांसजेनिक फसलों का एक उदाहरण है। इसमें बीटी को संदर्भित करता है जैव प्रौद्योगिकी, बैसिलस तपेदिक, बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस और बीटा कैरोटीन। तो दोस्तों इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस जो है करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका इसमें सही है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। एक सरल रेखा में गतिमान कण के वेग का समय के साथ परिवर्तन चित्र में दर्शाया गया है। कण द्वारा 4 सेकेंड में चली गई दूरी होगी। तो दोस्तों इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है 55 मीटर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89। यदि दो समांतर समतल दर्पण एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर के अंतराल पर रखे हों तो इनके बीच रखी एक मोमबत्ती के प्रतिबिंब बनेंगे। तो दोस्तों मोमबत्ती के अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। इंद्रधनुष का बनना वायुमंडल में जल की बूंदों द्वारा प्रकाश का ऑप्शन नंबर ए दिया है विक्षेपण है, बी प्रकीर्णन है, सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन है और डी आपका दिया है विक्षेपण व पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों ही है। तो दोस्तों इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। किसी नाभिक का आवेश तथा द्रव्यमान निर्भर करता है। तो किसी नाभिक का आवेश और द्रव्यमान जो है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों पर निर्भर करता है। यानी कि इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 92 नंबर। 0.1 मोल कार्बन परमाणु में परमाणुओं की संख्या है। तो दोस्तों जब मोलों की संख्या दिया हो और परमाणु में परमाणु की संख्या ज्ञात करना हो तो परमाणु की संख्या इक्वल टू होता है आपका मोलों की संख्या, यानी कि 0.1 मोलों की संख्या गुणते अवग्रदो संख्या। तो अवग्रदो संख्या का मान होता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। तो जब 0.1 का गुणा करेंगे तो एक घात कम हो जाएगा, क्योंकि जब दशमलव हटाएंगे तो 10 का भाग देना पड़ेगा। तो आपका हो जाएगा यहाँ से 6.022 और 10 पर घात जो है एक कम हो जाएगा, यानी कि 10 पर घात 22 हो जाएगा। इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है तब करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। इसमें दिया है कि स्टेनलेस स्टील आयरन कार्बन तथा डॉट डॉट की मिश्र धातु है। यानी कि स्टेनलेस स्टील जो है आयरन कार्बन तथा इसके अलावा और किन धातुओं से बना होता है। तो दोस्तों स्टेनलेस स्टील जो है आयरन कार्बन तथा क्रोमियम एवं निकिल का बना होता है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्रोमियम तथा निकिल एवं आयरन और कार्बन के मिश्रण से बना होता है स्टेनलेस स्टील। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। 15 इलेक्ट्रॉन तथा 31 द्रव्यमान संख्या वाले परमाणु के नाभिक की संख्या होगी। तो दोस्तों इसमें जो है आपका न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी आपका 31 - 15, यानी कि आपका हो जाएगा 16। तो नाभिक में जो है
परमाणु के नाभिक की संख्या जो हो जाएगी आपका 16 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से प्रबल क्षार है। इसमें जो है दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें बताना है कि प्रबल क्षार कौन सा है। तो दोस्तों इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है प्रबल क्षार है, KOH जो है आपका करेक्ट होगा, क्योंकि यह जलीय विलयन में जो है पूर्णतः आयनित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, हृदय की प्रथम ध्वनि किसके बंद होने के दौरान उत्पन्न होती है। तो आपको इसमें दिया हुआ है 4 ऑप्शन, यूस्टेकी कपाट, साइनस कपाट, अर्धचंद्र कपाट, अनलिंद निलय कपाट। तो दोस्तों इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, केंद्रक युक्त लाल रुधिर कणिकाएं किसमें उपस्थित होती हैं। तो दोस्तों केंद्रक युक्त लाल रुधिर कणिकाएं जो हैं ऊंट और लामा में होती हैं। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, निम्न में से कौन सा पश्च मस्तिष्क का भाग नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ए दिया है थैलेमस, निम्न मस्तिष्क, पोन्स, मेड्यूला। तो दोस्तों इसमें जो है थैलेमस जो है पश्च मस्तिष्क का भाग नहीं है, क्योंकि यह अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है। इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 यानी कि 99 नंबर, आनुवंशिक कूट में कूट शब्द के लिए कितने शब्द होते हैं। तो दोस्तों इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। आनुवंशिक कूट में कूट शब्द के लिए 3 शब्द होते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, उस जानवर का नाम बताइए जो बाह्य व आंतरिक कंकाल रखता है। तो दोस्तों कछुआ जो है बाह्य एवं आंतरिक कंकाल दोनों रखता है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। साथ ही यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।